शहर में घूम रहा है एक ऐसा आदमी जो हर रात करता है जवान लड़कियों को किडनैप और उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करता है। फिर एक रात उसकी नजर पड़ती है एक अंधी लड़की पर अब उसे शायद ये नहीं पता कि अब उसका खेल खत्म होने को है। तो आज जो मैं मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी ब्लाइंड। तो कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में और हम जिया नाम की पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे उसकी माँ मारिया कॉल करती है और उसके बाद वो तुरंत निकलती है अपने भाई एड्रियन को पिक करने के लिए जिसे पार्टी करने का बहुत शौक है। हालांकि बहुत रात हो गई है इसलिए वो अपने भाई को जबरदस्ती गाड़ी में बैठने को कहती है और उसे घर लेकर जाती है, वो भी उसे हैंडकफ करके। जिया अपने भाई को समझाती है कि कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए, लेकिन एड्रियन कहता है कि वो जो बैंड परफॉर्म कर रहा था उनके सोशल मीडिया पर 6 मिलियन व्यूज आते हैं, इसलिए मुझे उनका लाइव परफॉर्मेंस देखना था। जिया अपने भाई को समझाती है कि उनके 6 मिलियन आने से तुम्हारे पढ़ाई में क्या फायदा होने वाला। सपने देखना और सपनों के दुनिया में रहने में बहुत फर्क होता है। एड्रियन हमेशा बहुत गुस्से में रहता है क्योंकि जिया उसकी लाइफ को कंट्रोल करती है। दोनों सगे भाई बहन तो नहीं है, लेकिन जिया उसे याद दिलाती है कि पिछले 12 साल से हम दोनों एक साथ हैं। क्या ये बात मायने नहीं रखती? रिश्ते खून से नहीं बनते, अगर ऐसा होता तो हम दोनों के पेरेंट्स हमें ऑर्फनेज में छोड़कर नहीं चले जाते हैं। फिर कुछ सेकंड्स के बाद एड्रियन जबरदस्ती अपने हैंडकफ को खोलने की कोशिश करता है और जिया उसे रोकने लगती है। उसका ध्यान रास्ते से हटता है और बस उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। जिया तो बुरी तरह घायल हो जाती है और उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। एड्रियन गाड़ी में ही फंसा हुआ है हैंडकफ होने की वजह से और एक बड़ी गाड़ी वहां आती है और उनकी कार को रौंद देती है एड्रियन के साथ, जिसके साथ एड्रियन की वही मौत हो जाती है। अब कुछ समय बीत जाते हैं। जिया अब अंधी हो गई है, यानी कि उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, उसका रेटिना डैमेज हो गया। वो अब अकेली रहती है अपने डॉग एल्सा के साथ। वैसे तो जिया अपना ज्यादातर काम खुद कर ही लेती है, लेकिन उसकी प्यारी डॉग एल्सा जितना बन पड़ता है वो जिया की मदद कर देती है। जिया पहुंचती है पुलिस स्टेशन और वो ऑफिसर से कहती है कि वो अपने काम पर वापस आना चाहती है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो मूव ऑन करना चाहती है। भले ही वो फील्ड जॉब नहीं कर पाएगी, लेकिन वो डेस्क जॉब कर सकती है। जिस पर ऑफिसर कहती है कि एक्सीडेंट तुम्हारे वजह से ही हुआ, तुम्हारी नेग्लिजेंस के वजह से। तुमने अपने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया और तुम्हारी इस कंडीशन को देखते हुए हम तुम्हें दोबारा जॉब पर नहीं रख सकते। उदास होकर वो घर पहुंच जाती है। जिया को उसकी माँ मारिया कॉल करती है जो उसे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और जिया ना चाहते हुए भी कल अपनी माँ से मिलने के लिए मान जाती है। जिया जिस ऑर्फनेज में पली बड़ी है, मारिया उसकी ओनर है। मारिया जिया की बायोलॉजिकल मदर तो नहीं है, लेकिन जिया मारिया को अपनी माँ की तरह मानती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे घर के बेसमेंट में होश आता है। वो घायल है, वो सीधे ऊपर की तरफ भागती है और घर से निकलने वाली होती है, लेकिन तभी एक आदमी आता है और उसे खींचकर वापस घर के अंदर ले जाता है। अगली सुबह जिया न्यूज में सुन रही होती है कि एक लड़की कल रात गायब हो गई थी। वो एक लड़के के साथ डेट पर गई थी, लेकिन उसके बाद उसे देखा नहीं गया। वो तैयार होकर अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है। एल्सा भी जाना चाहती है, लेकिन वो उसे लेकर नहीं जाती क्योंकि वो अपनी माँ को दिखाना चाहती है कि वो अपने दम पर अपना ख्याल रख सकती है। जिया मारिया से मिलने पहुंचती है जो एक अनाथालय की ओनर है। जिया अंदर जाती है और इधर उधर छूने लगती है और कहती है कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला। वो अपने कमरे में जाती है जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। फिर वो अपने बचपन को याद करने लगती है, वो मोमेंट जो अपने भाई के साथ उसने बिताया है। जिया अपना क्रॉस नेकलेस वापस मारिया को दे देती है, जिस पर मारिया उसे कहती है कि ये मुझे क्यों दे रही हो, भगवान का साथ कभी मत छोड़ना। जिस पर मारिया कहती है मैंने नहीं, भगवान ने मुझे छोड़ा। रात में जब दोनों कॉफी पीते हैं तो मारिया जिया को समझाती है कि तुम कब तक घर पर ऐसे बैठे रहोगी, तुम्हें पुलिस फोर्स में वापस ज्वाइन करना चाहिए। जिया बताती है कि पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया। मारिया चौंक जाती है क्योंकि जिया तो बहुत काबिल ऑफिसर है। भले ही जिया अब देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो बाकी पुलिस ऑफिसर्स के मुकाबले जिया बहुत एफिशिएंट है। जिया पूछती है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर मारिया बताती है कि एड्रियन के दोस्त इस साल भी उसके मेमोरी में एक कॉन्सर्ट रखने वाले हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी उस कॉन्सर्ट में जाओ। जिया कहती है कि उसके दोस्त तो मुझे पसंद भी नहीं करते। मारिया उसे समझाती है कि उस रात जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी वो खुद को ही दोष देते रहती है ये कहकर कि मेरी ही गलती है, मैंने एड्रियन को हैंडकफ कर दिया था। जब वो जाने वाली होती है मारिया कहती है कि तुम्हारे साथ एल्सा भी नहीं है, तुम अकेले नहीं जा सकती, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लेकिन जिया मना करती है और कहती है कि मैं अकेले चली जाऊंगी। वो अपने कैब के आने का इंतजार करते रहती है जिसे आने में 1 घंटा लगेगा। उसके सामने गाड़ी रुकती है और वो आदमी देखता है कि वो औरत अंधी है और उसे पूछता है आपको जाना कहाँ है, वो उसे छोड़ देगा। जिया ये सोचकर कि ये गाड़ी एक टैक्सी है वो बैठ जाती है। अब दोनों ही इंडियन हैं, इस वजह से दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जिया स्मेल करके ये समझ जाती है कि इस आदमी ने ओल्ड स्पाइस नाम का परफ्यूम लगाया है। वो पूछता है आपको कैसे पता, जिस पर जिया कहती है कि
कि मेरा एक्स बॉस यही परफ्यूम लगाया करता था। वो ड्राइवर जिया से पूछता है कि आपकी आंखों को क्या हुआ। जिया कहती है एक्सीडेंट में उसकी आंखों में चोट लग गई थी जिससे रेटिना डैमेज हो गया। तभी गाड़ी के डिक्की में से आवाज आने लगती है और आवाज सुनकर जिया डर जाती है। वो चिल्लाते हुए आदमी से कहती है रुकने के लिए, और रुकने के बाद वो गाड़ी से निकलती है और उस आदमी से पूछती है गाड़ी के डिक्की में क्या है। वो ड्राइवर कहता है कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस डिक्की को बंद कर रहा था जो खुल गया था। जिया कहती है मैंने कुछ तो महसूस किया, कोई तो है अंदर। जिया अपना फोन निकालती है पुलिस को फोन करने के लिए, लेकिन तभी वो आदमी उसका फोन नीचे गिरा देता है और उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। तभी ये गाड़ी जिया के पास रुकती है और वो पहुंचती है पुलिस स्टेशन। पुलिस ऑफिसर को वो सब कुछ बता देती है कि उसने उस आदमी के गाड़ी के डिक्की से आवाज आते हुए सुना और वो बिल्कुल श्योर है कि उस डिक्की में कोई इंसान था। ऑफिसर जिया की बात को सीरियसली नहीं लेते। पुलिस ऑफिसर जिया की बात को सीरियसली नहीं लेते और पूछते हैं क्या सच में ऐसा ही हुआ, आप तो देख भी नहीं सकती। जिस पर जिया कहती है कि मैं जानती हूँ आप ऐसा ही कहेंगे। तो वही हम देखते हैं कि उस गाड़ी के डिक्की में सच में एक औरत थी और उस औरत को एक घर के बेसमेंट में होश आता है जहाँ वो एक दूसरी औरत को देखती है जो भी बेहोश है और वो बहुत घबरा रही होती है। फिर वहां पर वही ड्राइवर आता है जो उस लड़की से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर वो उसका मुंह दबाता है और उसका नाखून उखाड़ लेता है जिससे वो लड़की दर्द में जोर से चिल्लाती है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के पास जिया का डिसेबिलिटी कार्ड है। अगले दिन जिया अपने घर में न्यूज सुन रही होती है कि कल रात फिर से एक मिया नाम की लड़की गायब हो गई। वो पार्टी करने के लिए गई थी लेकिन उसके बाद फिर से उसे किसी ने नहीं देखा और ऐसा इंसिडेंट इस हफ्ते में 2 बार हो चुका है। इसे सुनकर जिया को पक्का हो जाता है कि कल रात जिस ड्राइवर के गाड़ी से आवाज आ रही थी वो जरूर यही लड़की थी। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर पृथ्वी को उसके सीनियर तरुण कहते हैं कि तुम्हें जल्दी जाकर उस अंधी लड़की से बात करनी चाहिए क्योंकि उसके बाद से ऐसा लगता है जैसे वो इसी औरत के बारे में बात कर रही थी, वो मिया हो सकती है। पृथ्वी सोचता है कि आखिर वो अंधी लड़की श्योर होकर कैसे कह सकती है कि वो मिया ही थी और उसे तो इस केस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। लेकिन उसके बॉस उसे समझाते हैं कि वो लड़की आ गई है, उसका स्टेटमेंट लो। जिया एल्सा के साथ ऑफिसर का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां पर ऑफिसर पृथ्वी आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो ऑफिसर पृथ्वी है और वो जिया को अपना कार्ड दिखाता है। फिर उसे याद आता है कि अरे ये तो देख नहीं सकती। जिया से वो पूछने लगता है कि तुम श्योर कैसे हो सकती हो कि वो मिया ही थी। जिया कहने लगती है कि मैंने गाड़ी के डिक्की से एक आवाज को सुना और जैसे ही डिक्की में से नॉकिंग की आवाज आने लगती है वो ड्राइवर तेज आवाज में म्यूजिक चला देता है और इसीलिए वो श्योर है कि गाड़ी के डिक्की में वही औरत मिया थी। जिया समझ रही है कि पृथ्वी उसे सीरियसली नहीं ले रहा और वो पूछती है कि आपको मुझसे कोई और सवाल नहीं करना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं अंधी हूँ। जिस पर पृथ्वी कहता है ऐसी बात नहीं है। वो आगे कहने लगती है कि वो ड्राइवर 5 फुट 10 या 11 इंच का था और आप भी शायद 5 फुट 6 या 7 इंच के हैं। जिस पर वो शॉक्ड हो जाता है। जिया उसे बताती है कि अंदाजा लगाना बहुत आसान है। आवाज को सुनकर और आवाज की गूंज को पहचान कर वो समझ जाती है कि इंसान कितना लंबा है, हट्टा कट्टा है या नहीं। और वो स्मेल करके ये भी कहती है कि पृथ्वी ने अभी चाइनीज नूडल खाया है। ये सुनकर पृथ्वी काफी इंप्रेस होता है कि जिया ने सही पकड़ा। अब सीरियसली वो उसे इंट्रोगेट करता है और वो बताती है कि सुबह उसने सुना कि मिया किडनैप हो गई है और वो जिस क्लब से गायब हुई और वो ड्राइवर ने जिया को पिकअप किया 10:45 में और इसी बात से वो बिल्कुल श्योर है कि वो मिया ही थी क्योंकि उस क्लब से मारिया के घर की दूरी लगभग आधे घंटे की है। पृथ्वी उसकी बातों से समझ आता है कि जरूर आदमी को लगा होगा कि जिया भी अंधी है तो वो इसके लिए इजी टारगेट है। और जी आगे बताने लगती है कि उसने मुझे पानी पीने के लिए भी दिया और वो मुझे जबरदस्ती पीने के लिए कह रहा था। हो सकता है कि वो मुझे ड्रग करने की कोशिश कर रहा था। और हाथापाई के दौरान मैंने उसके राइट हैंड में एक घड़ी को भी महसूस किया जो आमतौर पर लोग लेफ्ट हैंड में पहनते हैं और उसने ओल्ड स्पाइस परफ्यूम लगाया था, वो इंडियन था। अब ये सारी जानकारी पृथ्वी तरुण को बता देता है लेकिन तरुण उसे कहने लगते हैं कि एक अंधी लड़की के बयान को सुनकर हमें तुरंत एक्शन नहीं ले सकते। वो पृथ्वी से कहता है कि सब्सटैंशियल एविडेंस ढूंढो, अगर तुमने किडनैपर को पकड़ लिया तो मैं तुम्हें प्रमोशन दिलवा दूंगा। इसके बाद हम निखिल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो मिया के मिसिंग पोस्टर को देखकर उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। जिया और पृथ्वी जाते हैं उसी टैक्सी कंपनी में पूछताछ करने के लिए लेकिन वहां से उन्हें कुछ भी ठोस जानने को नहीं मिलता। फिर उन्हें पता चलता है कि एक विटनेस मिला है और वो कोई और नहीं बल्कि निखिल है। वो बताने लगता है कि उसने मिया को देखा था पार्टी से निकलते हुए और एक आदमी ने उसे अपने गाड़ी के बैक सीट में डाल दिया और वो गाड़ी कोई टैक्सी नहीं था। जिस पर जिया कहने लगती है तुम श्योर हो क्योंकि बैक सीट पर तो मैं बैठी हुई थी। और वो समझ जाती है कि ये लड़का बस रिवॉर्ड के पैसे लेने के लिए आया है। पृथ्वी उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वहीं वो आदमी जिया को फॉलो करते हुए पुलिस स्टेशन तक आ जाता है और उस पर नजर रखता है। उस रात वो जिया को कॉल भी करता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता
और उसके गाड़ी के बैक सीट पर एक लड़की है जो बेहोश है और वो उस लड़की के फोन को तोड़ देता है। अगले दिन फिर से पृथ्वी में जिया के साथ केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकलता है तो वहीं निखिल याद करने की कोशिश करता है कि आखिर उस रात उसने क्या देखा। इसके बाद वो तुरंत पृथ्वी को कॉल करता है और गुस्से में उसे कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, वो गाड़ी कोई टैक्सी नहीं थी। अब जिया सोचने लगती है क्या अगर वो लड़का यानी कि निखिल सच कह रहा है, लेकिन पृथ्वी को ऐसा नहीं लगता। जिया कहती है कि हो सकता है कि उसने बैकसीट के बारे में झूठ बोला, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो गाड़ी सच में कोई टैक्सी नहीं थी। इसलिए वो निखिल को कॉल लगाते हैं उसे दोबारा से बात करने के लिए, लेकिन कॉल बिजी आता है। देखते हैं कि निखिल अपने दोस्त से बात कर रहा था। निखिल एक अंधेरी गली से होकर गुजरता है, तभी उसकी नजर पड़ती है उसी आदमी पर जो उसकी तरफ बढ़ता है एक हथियार लेकर। वो उल्टे तरफ भागने लगता है और आखिर में वो आदमी निखिल पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। तभी वहां पर दो लोग आते हैं और ये देखकर वो ड्राइवर आदमी वहां से भाग जाता है। तो वहीं पृथ्वी उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये देखकर जिया को लगने लगता है कि शायद निखिल डेंजर में है। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां से उन्हें पता चलता है कि जिन दो लोगों ने घायल निखिल को ढूंढा उन्हीं ने निखिल को हॉस्पिटल पहुंचाया। और पृथ्वी जिया को कह देता है कि निखिल खतरे से बाहर है। जब जिया निखिल के पास बैठी होती है तो वो याद करती अपने भाई के साथ बिताए गए कुछ मोमेंट्स को। फिर अगले दिन निखिल को होश आता है और पृथ्वी उसे पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, जिस पर निखिल कहता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है। पृथ्वी को उस पर शक होने लगता है कि आखिर ये लड़का है क्या, कभी ये बैकसीट के बारे में झूठ बोलता है और अभी उसे याद नहीं कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। निखिल भी पृथ्वी की बातों से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप मुझ पर हमेशा शक क्यों करते हो। पृथ्वी उसे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। निखिल कहता है बाथरूम। घर पर जब जिया अपने भाई के वीडियोस को सुन रही थी तभी दरवाजे पर कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जो जिया को उसका डिसेबिलिटी कार्ड देकर चला जाता है। ये देखकर जिया बहुत घबराने लगती है और वो आदमी बाहर फोन बूथ से जिया को कॉल करता है और उसे कहता है कि उस रात तुम्हारा ये कार्ड मेरे गाड़ी में छूट गया था। वो उसे कहती है कि सरेंडर कर दो, तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। और वो आदमी कहता है कि निखिल की भी जान खतरे में है और वो जिया पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि वैसे तुम्हारे भाई की मौत तुम्हारी गलती की वजह से हुई, वो भी मर्डर था, बस पुलिस ऑफिसर ने तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुम्हें छोड़ दिया। वो जिया से कहता है कि तुम और मैं एक ही हैं, बस तुम मान ही नहीं रही हो। जिया उसे कहती है कि मैं तुम जैसों को अच्छी तरह से जानती हूँ, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो जिया को बहुत टॉर्चर करने वाला है। जिया उसे कहती है कि लगता है तुम एक नामर्द हो, क्योंकि डिप्रेशन और चाइल्ड ट्रॉमा के वजह से अक्सर लोग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। लगता है तुम भी नामर्द हो, इसीलिए बस औरत को टॉर्चर करना जानते हो, उसी से तुम्हें सुकून मिलता है। जिया इसके बाद तुरंत पृथ्वी को वॉइसमेल कर देती है कि निखिल खतरे में है, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। तो वहीं हॉस्पिटल में निखिल डिस्चार्ज होने वाला था और उसका दोस्त उसे मिलने आता है। तभी जिया वहां पहुंच जाती है और कहती है कि बाहर मत जाना, तुम्हारे पीछे वो किडनैपर आ जाएगा। लेकिन निखिल उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, तुम मुझसे दूर रहो, यही मेरे लिए अच्छा है। और वो वहां से चला जाता है। लेकिन जिया को नहीं पता था कि वो किडनैपर हॉस्पिटल में भी है। यहाँ तक कि जिया जिस बस में होती है उसमें भी वो किडनैपर होता है। जैसे ही जिया बस से उतरती है वो किडनैपर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है बस सीधे ही चलते रहो। तभी जिया का फोन बजता है, लेकिन वो किडनैपर कहता है कि फोन उठाने की सोचना भी मत। अब फोन पृथ्वी कर रहा था, जो भी टेंशन में आ जाता है कि आखिर जिया फोन क्यों नहीं उठा रही। थोड़ी देर के बाद जिया किडनैपर पर हमला करती है और अपने एल्सा के साथ भागने लगती है और दौड़ते दौड़ते गलती से वो रेलिंग से टकराती है और वहां से लटक जाती है। ये देखकर एल्सा उस किडनैपर के ऊपर कूद जाती है, उस पर हमला करती है और मौका देखकर जिया सही सलामत ऊपर आ जाती है। लेकिन आखिर में किडनैपर एल्सा का गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। इसे तो मरना ही होगा। और वो किडनैपर जिया को ड्रग्स देकर बेहोश करने की कोशिश करता है। तो वहीं कॉल नहीं उठाने की वजह से पृथ्वी जिया का नंबर ट्रेस करवाता है और उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकलता है। जैसे ही पृथ्वी वहां पहुंचता है वो देखता है कि जिया बेहोश पड़ी हुई है और एल्सा मर चुकी है। जिया को हॉस्पिटल में होश आता है जहाँ पृथ्वी और निखिल दोनों होते हैं और वो सबसे पहले यही पूछती है एल्सा कहाँ है। निखिल जिया को एल्सा का कॉलर बेल्ट दे देता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, मुझे हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाना चाहिए था। अब ये जानकर कि एल्सा मर चुकी है जिया रोने लगती है। किडनैपर एक दूसरी औरत को टॉर्चर करने लगता है और उसके चेहरे पर खून लगाकर कहता है कि तुम अब बिल्कुल मेरी माँ के जैसी लग रही हो। यानी कि हो सकता है कि शायद उस किडनैपर ने अपनी माँ को भी मार डाला। मारिया जिया से मिलने आती है और उसे समझाती है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाना चाहिए, पुलिस को उनका काम करने दो। लेकिन जिया कहती है कि वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेगा, अब ये लड़ाई पर्सनल हो चुकी है।
वो जिया से कहती है कि कुछ दिनों के लिए ऑर्फनेज आ जाओ और उस लड़के निखिल को भी वहाँ पर लेकर आओ, तुम दोनों वहाँ सुरक्षित रहोगे, मैं बाकी बच्चों को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। वो उसे समझाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एल्सा को कितना प्यार करती थी, लेकिन वो अब एक बेटर प्लेस में है, जिस पर जिया गुस्सा हो जाती है। मारिया पूछती है कि भगवान से तुम्हारी दुश्मनी क्यों है। जिया कहती है कि मैं जब पुलिस में काम करती थी तो मैं लोगों की रक्षा करती थी, मैं लोगों के लिए काम करती थी, लेकिन भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मारिया कहती है कि भगवान पर यकीन करना बंद मत करो। जिया इस पर कहती है कि मैं भगवान से नफरत नहीं करती, बस मैंने उनका असली चेहरा देख लिया है। निखिल पुलिस स्टेशन में पृथ्वी को बताता है कि उस किडनैपर का गाड़ी क्राइसलर पीटी क्रूजर की तरह दिखता है, और पृथ्वी ऑफिसर से कहता है कि मुझे शहर में जितने भी ऐसे ब्लैक कार हैं उनकी लिस्ट चाहिए। पृथ्वी जिया को आकर बता देते हैं कि एक और लड़की गायब हो गई है और उसके नंबर से ही तुम्हें लास्ट कॉल किया गया था। जिया को याद आता है कि हाँ, एक रात उसे किसी का फोन आया था, लेकिन उसने जिया से बात नहीं की। जिया को लगने लगता है कि वो शायद किडनैपर ही था। पृथ्वी उसे बताता है कि वो आदमी जरूर हॉस्पिटल में काम करता है, हो सकता है कि वो डॉक्टर हो, क्योंकि वो तुम्हें प्रोपोफॉल देकर बेहोश करने की कोशिश कर रहा था, और प्रोपोफॉल सिर्फ हॉस्पिटल में ही मिलते हैं। पृथ्वी उसे कहता है कि तुम्हें कहीं सेफ जगह जाकर रहना चाहिए, जिस पर जिया कहती है कि मैं निखिल को लेकर ऑर्फनेज जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी ने जो कहा था वो सच है, वो किडनैपर एक डॉक्टर ही है, और उसकी असिस्टेंट आकर उसे कहती है कि आपने एक न्यूज पढ़ा जिस पर किसी ने एक ब्लाइंड औरत पर हमला किया है और उसके डॉग को भी मार दिया। वो आदमी सच में शैतान है, उसे नहीं पता कि ये डॉक्टर ही वो शैतान है। किडनैपर बस स्माइल करते रहता है, लेकिन असली में वो बहुत गुस्से में है क्योंकि जिया उसके हाथ से बच निकली। उस दिन जिया और निखिल ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं कुछ दिन वहां रुकने के लिए, और निखिल एड्रियन वाले कमरे में रहता है और वहां उसे जिया की एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो पुलिस ऑफिसर है, और उसे एक डायरी मिलती है जिसमें एड्रियन गाने लिखता था। मारिया वहां कर कहती है कि वो अपने गाने को लेकर बहुत पैशनेट था। निखिल कहता है कि मैंने उसे देखा है 1-2 बार परफॉर्म करते हुए। पुलिस ऑफिसर को ब्रीफिंग देने के बाद पुलिस की सारी टीम उस किडनैपर को ढूंढने में लग जाती है और ब्लैक कार पर नजर रखती है। मारिया ऑर्फनेज के बच्चों को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाती है और कहती है कि हम लोग परसों तक आ जाएंगे। रात में जिया और निखिल बातें करते हैं, और जिया सोचती है कि अगर एड्रियन और एल्सा के लाइफ में वो नहीं होती तो शायद आज वो दोनों जिंदा होते हैं। निखिल जिया से कहता है कि तुम्हें पुलिस फोर्स वापस ज्वाइन करना चाहिए, जब पृथ्वी जैसा इंसान पुलिस ऑफिसर बन सकता है तो तुम तो बन ही सकती हो। वो तो दिन भर खाते रहता है, और वो सोचता है कि उसे भी पुलिस बन जाना चाहिए। हॉस्पिटल के पार्किंग में पृथ्वी को एक ब्लैक कलर की कार मिलती है, और वहां पर वही किडनैपर आता है जो कहता है कि ये गाड़ी मेरी है। पृथ्वी उस आदमी से उसका आईडी मांगता है और उसके आईडी का वो फोटो क्लिक कर लेता है, लेकिन पृथ्वी का शक यकीन में बदल जाता है जब वो ये नोटिस करता है कि ये आदमी ने अपना घड़ी अपने राइट हैंड में पहना है। किडनैपर को लगने लगता है कि शायद वो फंस चुका है, इसीलिए वो मौका देकर पृथ्वी पर हमला करता है और आखिर में उसका गला काट कर उसे मार डालता है। फिर वो उसका फोन लेकर वहां से भाग जाता है। तरुण को भी पता चलता है कि पृथ्वी मर चुका है। ऑर्फनेज में निखिल को पृथ्वी के फोन से मैसेज आता है, लेकिन ये पृथ्वी नहीं है। पर ये तो निखिल को भी नहीं पता, और पूछने पर निखिल उसे बता देता है कि वो ऑर्फनेज में है जिया के साथ। वो किडनैपर ऑर्फनेज पहुंच जाता है और जिया ओल्ड स्पाइस परफ्यूम से समझ जाती है कि यही किडनैपर है। फिर वहां पर निखिल आ जाता है और उसके और किडनैपर के बीच लड़ाई होने लगती है, और आखिर में वो किडनैपर निखिल को स्टैब कर देता है। फिर वो ऊपर जाता है जिया को मारने के लिए, लेकिन जिया आवाज सुनकर उस पर हमला करती है और उसे बाथरूम में बंद कर देती है। फिर वो नीचे आकर घायल निखिल से मिलती है और उसके घाव के ऊपर कपड़ा बांध देती है। फिर दोनों बाहर निकल आते हैं और वो उसे एक चेयर पर बैठाकर उसे कहती है कि मुझे अंदर जाना होगा और मुझे सब कुछ खत्म करना होगा। तो वहीं पुलिस की एक टीम किडनैपर के घर तक पहुंच जाती है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं, और उन्हें सीक्रेट दरवाजे के पीछे बेसमेंट मिल जाता है, और उन्हें किडनैप की हुई लड़कियां भी मिल जाती है जो घायल होती हैं। एक कमरे में उन्हें बहुत सारे प्रोपोफॉल मिलते हैं, और एक फ्रीजर के अंदर उन्हें मिया की डेड बॉडी मिल जाती है। किडनैपर को होश आ जाता है और वो आखिर में बाथरूम से बाहर आ जाता है। जिया छुपकर उसके आने का इंतजार करती है, और जैसे ही किडनैपर उसके कमरे तक पहुंचता है जिया उस पर हमला करती है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और आखिर में जिया उस किडनैपर को घायल कर देती है और पूरे कमरे में तेल गिराकर आग लगा देती है और उस किडनैपर को भी जला देती है। फिर वो बाहर आती है और निखिल से कहती है कि हमें पुलिस को फोन करना होगा। तभी वो किडनैपर बाहर आ जाता है और जिया को मारने लगता है। निखिल पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन वो बुरी तरह घायल होने की वजह से निखिल उसके सामने टिक भी नहीं पाता। फिर एक बड़ा सा
पत्थर उठाकर जिया उसकी गाड़ी के कांच को तोड़ देती है, जिससे अलार्म बजने लगता है। किडनैपर अपने गाड़ी के तरफ बढ़ता है और जिया उस बड़े से पत्थर से उसके सिर को फोड़ देती है और उसके चेहरे को तब तक पंच करते रहती है जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंच जाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया पुलिस फोर्स फिर से ज्वाइन कर चुकी है और वो निखिल और मारिया कॉन्सर्ट पर जाते हैं जो एड्रियन के मेमोरी में ऑर्गेनाइज किया गया है। फीमेल सिंगर और निखिल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, जिसके बाद निखिल स्टेज पर जाकर एड्रियन के लिखे गए गाने को गाने लगता है, जिसे सुनकर जिया मुस्कुराती है। फिर अगले दिन निखिल जिया को एक गिफ्ट देता है और उससे एक डॉग होप से मिलाता है, जिसे मिलकर जिया को एल्सा की याद आती है और वो बहुत खुश होती है। और इसी के साथ 2023 में रिलीज हुई ब्लाइंड मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।